नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप लोगों का एजुकेशनल ट्रिप में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि इधर कुछ दिनों तक आपको साइंस के वीडियोस नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वर्तमान समय में मेरे छोटे भाई की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से साइंस की वीडियोस शूट नहीं हो पा रही हैं। तो जब तक आपको साइंस की वीडियोस मिलना प्रारंभ नहीं हो जाती, तब तक मैं आप लोगों के लिए साइंस में ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन के लिए क्विज़ चलाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जब तक आपको साइंस की वीडियोस नहीं मिलती, तब तक आपको साइंस के वीडियोस के टाइम पर आपको क्वेश्चन के क्यूज़ मिलते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के क्विज़ की हम लोग। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। सेटअप कर लेता हूं मैं सबसे पहले। चलिए, तो क्या आता है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो आप लोगों को ये बात तो पता ही है कि मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन है आपके 212, 206, 202, 200। तो मेरे हिसाब से तो सही ऑप्शन 202 206 है। आपके हिसाब से जो भी हो आप लगा लीजिएगा। अगला है आपका, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। जल्दी से आप हमको सोच के बता दीजिए इसका आंसर। 200, 206, 300, 350। तो हड्डियां कितनी होती हैं? 300। अगला, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 30, 32, 34। तो खोपड़ी की जब बात की जा रही है तो मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियां कितनी? 8। अगर आपके सिर में पूछा जाता है तो सिर में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती? 29। ठीक है। अगला, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14, 11। बिल्कुल सही जवाब है आपका, 12 जोड़े होते हैं। अगला है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? जांघ में, जबड़े में, भुजा में, गर्दन में। बिल्कुल सही, जबड़े में। नाम क्या है उसका? मैंडिबल। ठीक है। जांघ में जो होती है वो फीमर होती है, तो वो जबड़े के बाद सबसे मजबूत हड्डी है। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? नाखून की, जबड़े की, स्टेपिस, नाक की। बिल्कुल सही जवाब आपका, स्टेपिस जो है मनुष्य के कान की सबसे छोटी हड्डियां होती हैं। कान में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, जिनको हम लोग मेलियस, इनकस और स्टेपिस के नाम से जानते हैं। अगला क्या है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? कौन सी? स्टेपिस, फिबुला, टिबिया, फीमर। बिल्कुल सही आपका जवाब है, फीमर। फीमर जो है हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी में से एक है, या फिर सबसे लंबी हड्डी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ध्यान दीजिएगा इस बात का। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? टिबिया, ह्यूमरस, फीमर, फिबुला। तो टिबिया और फिबुला तो एक साथ आते हैं, इसके बाद फीमर कौन सी नहीं होगी? तो ये आपका ह्यूमरस जो है वो आपके हाथ की हड्डी है, पैर की हड्डी ये नहीं होगी। अगला देखिए, क्वेश्चन में पूछ दिया गया है कि ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है, या फिर ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? जांघ में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में, अग्र भुजा में। सोच के बता दीजिए हमें। तो यह क्या है? ऊपरी भुजा में, जिसको हम लोग बाहु कहते हैं। ठीक है। तो बाहु में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है? तो ये आपकी ह्यूमरस होती है। अगला है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है, कीलक होती है। तो पैर की हड्डियां हैं तो भाई सीधी सीधी बात क्या है, सबसे आधार उसी पर होना है, तो वो ठोस होती हैं। अगला क्या है कि टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो बात सीधी सी बात है, टीबिया है तो साथ में फिबुला होगी। अब आप सोच के बता दीजिए, खोपड़ी, टांग, भुजा, मुंह। बिल्कुल सही जवाब है आपका, कहाँ पे? टांग में। ठीक है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है?
मेरुदंड, जांघ, रिबकेज, भुजा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आप बिल्कुल सही जवाब बताएंगे और सही जवाब है आपका जांघ की हड्डी। कौन सी? फीमर आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। अगला, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं कैल्शियम पोटेशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम फास्फोरस, फास्फोरस व सल्फर। बिल्कुल सही जवाब है आपका कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, मनुष्य की हड्डियां जो होती हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। अगला क्या है? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से। बिल्कुल सही, कैल्शियम की कमी से। ठीक है, अगला, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो सर्वाधिक लवण होता है कौन सा? कैल्शियम फास्फेट। अगला, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियां यानी कि अस्थियां जो होती हैं वो पेशियों से किस चीज़ से जुड़ी होती हैं? तो लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि, एक नई छोटी पेशी। तो अस्थियों एवं पेशियों के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? टिंडन कहते हैं। अस्थियों से अस्थियों के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20, 28। तो 20 दांत जो होते हैं, यानी कि जो पहले दूध के दांत निकले होते हैं वही दांत फिर से टूटते हैं और नए दांत जमते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो वह 20 दांत होते हैं, जो पहले मिलित होते हैं फिर बाद में वो टूट करके परमानेंट होते हैं। अगला, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पेनक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। बिल्कुल सही बात जवाब है। आपको मैंने बताया भी था कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है? तो आपके छोटी आंत में होता है। अगला, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मलाशय से, आमाशय से, मुख से, पक्वाशय से। बिल्कुल सही जवाब है आपका मुख से, बताया भी था मैंने ना वीडियो में। अगला, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है? 16, 18, 22, 32। तो टोटल मिलाकर के अगर पाचन नली की बात करें तो वह लगभग 32 फीट की होती है और छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो आपकी कितनी होती है? 22 फीट की होती है। आप लोगों के मन में जो 22 आया था तो वह 22 केवल छोटी आंत की है। ठीक है, टोटल अगर जोड़ देंगे तो लगभग 32 फीट आ जाती है। अगला प्रश्न है कि मुख में स्टार्च यानी कि मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज। बिल्कुल सही है। तो आपका किसके जो द्वारा होता है? तो टाइलिन के द्वारा होता है। तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम टाइलिन करता है और उसको कार्बोहाइड्रेट के अदर पार्टिकल को तोड़ने का काम कौन करता है? एमाइलेज करता है। तो यहाँ पर एमाइलेज और टाइलिन दोनों था, तो जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन इसका सही जवाब क्या है? टाइलिन। और बाद में जो होता है वो आपका स्लाइवरी एमाइलेज बनता है। ठीक है, अगला, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यकृत, पित्ताशय, कार्निया, आंत। तो कार्निया तो भाई आंख में होती है ना। अगला, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका कोशिकाओं को नियंत्रित करते हैं, ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। आज तो आप लोगों का 50 में 50 ही सही होगा। चलिए, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरेप्सिन।
हाँ, जो रेनिन एंजाइम है वो क्या करता है कि दूध में पाए जाने वाले कैसिनोजन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम लोग केसीन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? बड़ी आंत, मुख, छोटी आंत, पेट। हाँ, वही विलाई पाई जाती है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में क्या होता है कि हमारे भोजन का सबसे अधिक भाग अवशोषित कर लिया जाता है। अगला क्या है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रेजिन। तो सीधी सी बात है, आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाएगा। टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम 2 एंजाइम होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या आपकी 27। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम, खनिज। भाई पेट में भोजन पचाना है तो हवा पानी लेकर के क्या करेंगे हम लोग उसको एंजाइम से पचाते हैं। ठीक है। लार किसके पाचक में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। लार है तो स्टार्च पचाएगा। ठीक है। अगला, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X है मतलब X नाम का कोई भी एक अम्ल है, वो कौन सा है? एसिडिक अम्ल है, मेथिनोइक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है। हाँ भाई, आपका वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हमारे आंत से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जिनको हम लोग कहते हैं पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन का डीएक्टिवेटेड पार्ट जो है वो आपका पेप्सिनोजन है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है ना। अगला, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? यकृत, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। बिल्कुल सही, विलाई के द्वारा छोटी आंत में। अगला, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? छोटी आंत, मुख गुहा, ग्रास नली, उदर। उदर मतलब स्टमक। तो भाई वहीं पर आपका क्या होता है कि जो स्टमक होता है उस स्टमक में यानी कि उदर में आपका प्रोटीन जो होता है वो पेप्टोन में कन्वर्ट होता है पेप्सिन एंजाइम के कारण। ठीक है। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि। प्रश्न एक बार फिर से, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से प्रभावित रहता है, क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा द्वारा सुरक्षित रहती है। यह कठोर कोशिकाओं की बनी होती है, यह स्टील की बनी होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, क्योंकि वो म्यूकस के द्वारा सुरक्षित रहती है, यानी कि दीवार जो होती है वो श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। अगला, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? आमाशय, अग्न्याशय, वृक्क, यकृत। हाँ, डी यानी कि यकृत। वहीं पर आपके अमोनिया का निर्माण भी होता है, बताया था मैंने आप लोगों को। पेप्सिन है एक एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, खनिज। मुझे उम्मीद थी आप लोग बिल्कुल सही बताएंगे और आपने वही किया। जो पेप्सिन है वो क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। अगला, पेप्सिन बदल देता है, अरे अभी तो बताया मैंने इसको। स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, वसा को वसा अम्ल में। प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। क्या होता है? पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, शर्करा। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होते हैं? एमिनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? आंत, आमाशय, अग्न्याशय, यकृत। आपका सही जवाब है यकृत। ठीक है, अगला, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत, आमाशय, अग्न्याशय, ग्रहणी। भाई जाहिर सी बात है, जब पित्त रस की बात होगी तो वह कहाँ से निकलेगा? आपके लीवर से, यानी कि यकृत से ही निकलेगा। अगला, पित्त जमा होता है पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, प्लीहा में। पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर, आंसर ही बता दे रहा हूँ मैं, कहाँ पर कलेक्ट होता है वो? पित्ताशय, यानी कि गॉल ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। अगला, पित्त बाइल का प्रमुख कार्य है वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, वसा का पायसीकरण यानी कि इमल्सीकरण, उपयुक्त सभी। तो पित्त का मुख्य कार्य होता है फैट का इमल्सिफिकेशन, ठीक है, यानी कि वसा का पायसीकरण। अगला है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? लैंडस्टीनर, कार्डनबर्ग, ब्राउन, हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे, इनको कौन भूल सकता है। पेसमेकर का संबंध किससे है? गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा, हृदय। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगला, पेसमेकर का कार्य है मूत्र बनने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, श्वास क्रिया प्रारंभ करना। बिल्कुल सही आपका, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। आर्टिफिशियल पंपर ऑफ द हार्ट इज नोन एज पेसमेकर, हार्ट से रिलेटेड है ये। अगला, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा। गति प्रेरक कहें चाहे पेसमेकर कहें, बात तो वही है। अगला, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? हृदय, सिरा, धमनी, केशिका या फिर कोशिका? हाँ बिल्कुल सही, धमनियों में रक्त जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो मापा जाता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले जैसा रहता है? जब हृदय की धड़कन ही जब घटेगी तो रक्तदाब क्या होगा? ऑलरेडी घट जाएगा। अगला, रुधिर दाब ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं? बताया था मैंने आपको वीडियो में। ईसीजी, स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, आर्म बैंड। ब्लड प्रेशर मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न, जार्विक 7 है इलेक्ट्रॉनिक पैर, पेसमेकर, कृत्रिम हृदय, कृत्रिम नेत्र। जार्विक 7 जो है वो आपका आर्टिफिशियल हार्ट है, यानी कि कृत्रिम हृदय है। अगला, लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? बड़ी आंत, फेफड़े, हृदय, ग्रासनली। तो लबडब नाम की ध्वनि जो है वो आपके हृदय से ही रिलेटेड है, इसको तो हमको बताने की आवश्यकता ही नहीं थी, आप तो जानते ही थे इसके बारे में पहले से ही। अगला, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड? हाँ, 0.8 सेकेंड में धड़क लेता है, तभी वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट धड़कन स्पंदन होता है, यही प्रश्न ही आ गया। 58 बार, 67 बार, 72 बार, 90 बार? बिल्कुल सही, 90 बार। तो यह जो है वो आपके इस बार यह जो आपकी
टेस्ट की आपकी 5वीं श्रृंखला है। ठीक है, अगले टेस्ट में यानी कि जब तक मेरे भाई साहब स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक आपको प्रतिदिन साइंस के वीडियो के समय में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्विज़ दिए जाएंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, टेस्ट को देते रहें और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यह हमें अवश्य बताएं कि आपके कितने उत्तर सही हुए हैं। धन्यवाद।